करते हैं। ये देखो एक रस्सी दिख रही होगी तुमको, केवल है ये वैसे, बट स्ट्रिंग दिख रही है ना। अभी टेंशन फोर्स है? हेलो, यस सर। नहीं दिख रही है अभी। नो है। अभी अभी है खत्म है ना? नहीं है। अब है ना? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैं ये स्ट्रिंग को इधर कहीं पे बांध दिया मैंने, ठीक है, और मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा हूँ यहाँ से, अभी टाइट है स्ट्रिंग, है ना? अभी टेंशन फोर्स है ना? यस सर। यस मान लो सर। आइडियल स्ट्रिंग है, सपोज दिस इज अ आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं इसको बेटा अपने हाथ से, मैं इसको अपने हाथ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, 10 न्यूटन का, तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना आएगा पूरी स्ट्रिंग पे? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ ये पूरा 10 न्यूटन से, तो पूरी स्ट्रिंग पे 10 न्यूटन का फोर्स रहेगा। अगर मैंने 15 न्यूटन कर दिया तो कितने का आएगा? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। और ये ताकत लगा दिया, 20 न्यूटन कर दिया मैंने, तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना क्रिएट होगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स उतना ही रहता है, और अगर नॉन आइडियल है तो टेंशन फोर्स अलग अलग पोजीशन पे, स्ट्रिंग की अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होता है। ठीक है, वो फिर न्यूटन लॉ लगा के कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रिंग के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो स्ट्रिंग को क्या मानना, हमको आइडियल मानना है। समझ गए? अभी देख, मेरा ये वाला हाथ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये और देख बिल्कुल टाइट कर दे स्ट्रिंग पे, मैं ये वाले हाथ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा ये पीछे वाला जो हाथ दिख रहा है वहां पे कितने न्यूटन का फोर्स पहुंच रहा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। दोनों जगह पे 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर मैं यहाँ से इसको 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ तो पिछले हाथ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, है ना? समझ गया प्यारे बच्चों? बोलो कुछ, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते फिर अपन। तो टेंशन फोर्स समझ गए, स्ट्रिंग टाइट तो टेंशन फोर्स राइज, स्ट्रिंग लूज टेंशन फोर्स फ्यूज, है? समझ गए? अरे समझ गए? यस स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग लूज टेंशन फोर्स फ्यूज, है? जैसे अपन रिलैक्स होते टेंशन खत्म हो जाती है ना? अभी फिजिक्स की क्लास चल रही, टेंशन में अभी ऐसा तो नहीं टेंशन में रहते, फिजिक्स की क्लास है अभी तो। सर मजा आ रही है? मजा आ रही है? हाँ बेटा मजा तो आएगी। क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी अभी आएगा मजा, धीरे धीरे देखते जाओ अभी क्या क्या होता है इसके। हाँ इंटरेस्टिंग तो है, देख पूरी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, बस दिक्कत क्या होती है ना, जब कैलकुलेशन की बारी आती है ना तब बस बुरा लगता है ना? बाकी तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। कहानी बताते रहूंगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा तुमको फिजिक्स में, कहानी सुनने पे, हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऐसा ऐसा फोर्स है, तो बड़ा मजा आता है फिजिक्स में। फिर जहाँ कैलकुलेशन आते थोड़ा सा कुछ कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ को तो पूरा इंटरेस्ट ही बना रहता है। अच्छा एक बात बताऊं ना, ऐसा भी नहीं है कि इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं ना यार बहुत हाई लेवल वाले हैं। कैलकुलेशन में मैथ्स आपकी 9-10 लेवल की चीज होती है अधिकतर, जो हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़े ना वो कम ही यूज होते, बहुत ज्यादा नहीं होते, है ना? वेक्टर बार बार यूज होता है लेकिन, और उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल का हमको कुछ कैलकुलेशन करने हैं, लेकिन वो पोर्शन आपका थोड़ा ठीक ठाक अगर रहेगा ना तो फिजिक्स में आप देखोगे फार्मूले ज्यादा नहीं मिलते हैं, है ना? फार्मूले ज्यादा नहीं मिलते फिजिक्स में, समझ गए? फिजिक्स में फार्मूले ज्यादा नहीं है। तो कल हम लोगों ने कौन कौन से फोर्सेस पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में? कल हम लोगों ने कौन कौन से फोर्सेस पढ़ लिए थे बेटा? बोलो कौन कौन से? वेट, हाँ फिर वेट और कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। और कौन सा पढ़ लिए थे? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ लिए थे, है ना? और अच्छा ये यहाँ पे इसको और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए छत है यहाँ पे, ऐसी छत बना दिए, ये हमने एक रस्सी ले लिए, रस्सी मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में अगर कुछ नहीं बोला जाता तो क्या मानना है?
Ideal. Ideal. है, ठीक है। और ये एक बच्चा यहाँ खेल रहा है ऐसा। ये बताओ यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? ये एक बॉक्स हमने लटका दिया, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा अभी? रहेगा। रहेगा। अच्छा किधर रहेगा स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स? किस साइड पे रहेगा? अच्छा चलो बॉक्स सर नीचे साइड पे। देखो हम लोग क्या Downwards. करते हैं, फोर्स लगाते हैं। दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द रूफ और सीलिंग, दिस इज द बॉक्स, दिस इज द स्ट्रिंग, है ना। बॉक्स में फोर्स अगर हम लोग देखें तो बॉक्स में दो फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कौन कौन से दो फोर्स लग रहा है बॉक्स पे? इसको हटा देता हूं मैं। बॉक्स में नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन कहां से लगेगा रे? नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? पढ़ो उसकी कहानी, क्या लिखे थे? 4-5 लाइन में कहानी लिखे थे, पढ़ो जरा क्या लिखे थे। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से अटैच रहेंगे तभी तो लगेगा ना सर। नॉर्मल रहेगी जब लगेगा जब दो Contact. रहेंगे। देख ये दोनों हाथ जब कांटेक्ट है ना तो नॉर्मल रिएक्शन है। ताली नॉर्मल रिएक्शन से बचती है, समझ गए? ताली नॉर्मल रिएक्शन से बचती है। ऐसे ताली बजेगी क्या? है No sir. नॉर्मल रिएक्शन है ना। नॉर्मल रिएक्शन जब कांटेक्ट पे रहेंगे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में तो आएगा नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन में। कांटेक्ट में है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कांटेक्ट नहीं नॉर्मल रिएक्शन नहीं। हाँ स्ट्रिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है तो स्ट्रिंग और उस ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल नहीं लगाते अपन लोग। जनरली नॉर्मल जो रिएक्शन हम लोग लगाते हैं वो ग्राउंड और बॉक्स के बीच में लगाएंगे या ग्राउंड और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हम स्ट्रिंग तो खुद ही फोर्स लगाते थे, यहाँ पे नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लिखते थे। तो इस बॉक्स में अगर देखोगे तो दो फोर्स लग रहा है। एक कौन सा हो गया इसका? वेट आया। अच्छा ये बॉक्स ग्रेविटी इस बॉक्स को क्या कर रही है? नीचे खींच रही है कि नीचे आ जा तू, नीचे आ जा तू, नीचे आ जा। लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा नीचे? String force. स्ट्रिंग के कारण। स्ट्रिंग ने Tension force. क्या कर दिया था इसमें? स्ट्रिंग ने बॉक्स को बोल रहा नहीं तू नीचे नहीं जा सकता, मैं तेरे को खींच के रखती हूँ ऊपर। तो स्ट्रिंग ने यहाँ पे एक फोर्स बॉक्स पे लगाया हुआ है, दैट इज द टेंशन फोर्स, है ना। सो दिस इज द टेंशन फोर्स ऑन बॉक्स by string. This is the gravitational force on box by earth. समझ गया बेटा? तो इस बॉक्स पे दो फोर्स आए, एक तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा देखो बॉक्स स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? स्ट्रिंग बॉक्स को ऊपर खींच रही है और स्ट्रिंग को बॉक्स क्या कर रहा है? अपनी तरफ नीचे खींच रहा है। फिर अरे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? बोलो जल्दी से। ये डायग्राम हम लोग अगर देखें तो हम लोग डायग्राम को ना तोड़ देते हैं ऐसा। ये डायग्राम को हमने तोड़ दिए यहाँ पे। डायग्राम तोड़ने का मतलब समझ गए? हेलो, डायग्राम तोड़ने का मतलब समझ गए कि नहीं? क्या कर दिए डायग्राम तोड़ने का मतलब? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। डायग्राम तोड़ने का मतलब समझ गए? आम तोड़ना नहीं हो गया रे भाई। डायग्राम तोड़ने का मतलब रूफ अलग, स्ट्रिंग अलग, बॉक्स अलग। अरे समझा? बोलो जल्दी से। यस सर। Yes sir. Yes sir. हम तोड़ रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। डायग्राम तोड़ने का मतलब छत अलग, स्ट्रिंग अलग और ये अलग, सब अलग अलग खोल दिए अपन ने इसको पूरा। अभी इकट्ठा ऑब्जेक्ट है, सब खोल दिए, है ना। पोस्टमार्टम कर दिए इसका, तुम्हारी लैंग्वेज में समझ लो, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में पोस्टमार्टम कर दिए इसका अपन ने। सब अलग अलग देखा है, ठीक है। देखो अभी इस पे यहाँ पे बॉक्स पे दो फोर्स आ रहे हैं, mg मतलब वेट, और दूसरा है ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी ले लेना बच्चा यहाँ से, है ना। अब एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, कौन सा फोर्स था बेटा? ये दिस इज टेंशन फोर्स, दिस इज टेंशन फोर्स ऑन बॉक्स बाय स्ट्रिंग। तो ये जो टेंशन फोर्स है बॉक्स पे है और किसने लगाया? स्ट्रिंग ने लगाया है। ऐसे ही स्ट्रिंग का बेटा ये नीचे वाला जो एंड है, नीचे वाले एंड पे भी टेंशन फोर्स आएगा। दिस इज टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय बॉक्स, है ना। अब ऐसे यहाँ पे देख लो, छत में छत भी स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रही, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय रूफ, और छत में भी फोर्स लग रहा है ना इसी के बराबर का,
दिस इज टेंशन फोर्स ऑन रूफ बाय स्ट्रिंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ये देख स्ट्रिंग टाइट हो गई तो ये सभी फोर्स की वैल्यू, ये भी टी आएगा, ये भी टी रहेगा, ये भी टी रहेगा, और ये भी कितना है, टी है। स्ट्रिंग कैसी है, कुछ नहीं बोला गया है तो आइडियल स्ट्रिंग है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, आइडियल स्ट्रिंग कैसी होती है? आइडियल स्ट्रिंग कैसी होती बेटा? मास लेस, फ्रिक्शन लेस और मास लेस, फ्रिक्शन लेस, एक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल का जो मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकता। जो एक्सटेंड नहीं होती, जिसकी लेंथ कांस्टेंट होती है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये आइडियल है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, कितना भी खींच दो उसकी लेंथ बदलेगी नहीं, 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, कितना भी खींच दो उसकी लेंथ नहीं बदलेगी। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? कितना भी खींच दो 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती फिर लेंथ उसकी। यही है आइडियल, है ना? मास भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है उस पर। ठीक है, देखो अभी आगे हमने तोड़ दिए। अब अगर मान लो आपको स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स निकालना है, तो भैया आप बॉक्स में जो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है, अगर ये निकाल लिया आपने तो ये वैल्यू तो वैसे ही पता चल गई आपको। ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है, ये यहाँ के एक्शन और रिएक्शन पेयर है। तो अगर आपने बॉक्स में कितना टेंशन फोर्स लग रहा है वो निकाल लिए, तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स निकल ही जाएगा, कि कुछ करने की जरूरत पड़ेगी अलग से। फिर स्ट्रिंग के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे, नहीं करेंगे ना? तो अगर हमें कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि फाइंड द टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे नहीं निकालते, किस पे निकालते? उससे अटैच्ड बॉडी पे निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, इनएक्सटेंसिबल है। वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा रहता नहीं है। इसलिए जब भी अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि फाइंड द टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स आप बॉक्स पे कितना लग रहा है यहां से कैलकुलेट कर लो, या छत पे ये टी को कैलकुलेट कर लो। समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया बेटा? टेंशन फोर्स का मामला बिल्कुल, टेंशन फोर्स का मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखो, अभी टेंशन फोर्स है नहीं है? यस सर। हाँ, स्ट्रिंग पे कितना टेंशन फोर्स है तो कैसे निकालोगे? मैं अपने हाथ से कितना फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ये, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स आएगा? 10 न्यूटन। बताओ। मैं ये वाले हाथ से, यहाँ पे ध्यान देना, देखो मेरे दोनों हाथ देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट, है ना? मान लो बेटा लेफ्ट हैंड में मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, राइट में भी 10 न्यूटन का, तो स्ट्रिंग में कितने का आएगा फिर? 20 न्यूटन। सर 10 ही आएगा। 10 न्यूटन। नहीं रहेगा, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्शन और रिएक्शन है दोनों, ये वाले हाथ से भी 10 और ये भी 10, है ना? इधर भी 10, इधर भी 10। कितने का रहेगा? स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स 10 का ही रहेगा, 20 नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे इससे। और अगर मान लो ये ज्यादा लग रहा है इधर पे, इधर 20 हो गया और इधर 10 हो गया, तो ये तो इधर जाने लगेगा, फिर अनबैलेंस हो जाएंगी चीजें। और अगर ये वाला ज्यादा लगाएगा तो इधर खींचने लगेगा। तो दोनों बराबर लगाएंगे तो रेस्ट पे रहेगा। और अगर दोनों तरफ से, जैसे यहां से 10 लगा दिए, मैं अगर ये हाथ नहीं भी लगाता, है ना, मैं पूरी बॉडी पे बांध लेता ऐसे, तब भी कितना होता फिर टेंशन फोर्स फिर? जैसे मैंने मान लो बॉडी पे बांध दिया ऐसे, ये ले अभी, है ना? दिख रहा है अभी? हेलो, यस दिख रहा है सर। कि? यस है ना? ये देखो यस अभी सर। हाथ से खींच रहा हूँ 10 न्यूटन, ये है ना, 10 न्यूटन, ये वाला हाथ 10 न्यूटन लगा रहा है, मेरी बॉडी पे भी कितने न्यूटन का आएगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। टेंशन फोर्स कितने का रहेगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। तो अगर मैं इसको Yes, 10 sir. न्यूटन से खींच रहा हूँ, 10 न्यूटन से इसको पुल कर रहा हूँ, तो हमारी बॉडी पे भी उतना ही आएगा, स्ट्रिंग पे भी उतना ही रहेगा। आइडियल है तो, नॉन आइडियल है बेटा तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यूटन से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स के बारे में क्लियरिटी आ गई कि कोई डाउट है अभी भी? बोलो जल्दी से,
सर हाँ बोलो। सर ये जो बॉक्स है और स्ट्रिंग है, तो मैंने बोला था नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो सच में तो थोड़ा सा होगा ही ना, क्योंकि स्ट्रिंग और इसका कांटेक्ट है। अपन लिखते नहीं है, वो अलग बात है कि होता ही नहीं है। नहीं लिखते नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, अपन ऐसा बोल दे। तेरा कहना भी सही है कि रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे उसको। अभी जैसे ये स्ट्रिंग है यार, ये मोबाइल ना गिर जाए मेरा। ठीक है, ये देखिए अपन बांध रहे हैं ना इसको, तो ये कांटेक्ट पे तो आ रहा है। देख यहाँ पे जो नॉर्मल है ना स्ट्रिंग और मोबाइल के बीच में, वो टेंशन फोर्स के कंपैरिजन में, अभी देख अगर बांधते ऑब्जेक्ट को तो ऐसा बांध लेते ना बेटा, कुछ ऐसा। समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। तो नॉर्मल तो आ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग के नॉर्मल होते हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो इफेक्टिव फोर्स होता है मोबाइल और स्ट्रिंग के बीच में, वो कौन सा आएगा? फिर टेंशन वाला रहेगा। मोबाइल और स्ट्रिंग के बीच के नॉर्मल रिएक्शन सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है। यस सर। हाँ, अपन बांधते ना, अटैच करते ना, ऐसा ऐसा बांध दिए अपन ने, तो नॉर्मल तो आएंगे, सभी डायरेक्शन पे आएंगे, लेकिन उनका इफेक्ट ही नहीं रहेगा, पूरा ओवरऑल खत्म हो जाता है उनका इफेक्ट। तो जो इफेक्ट बचता है वो कौन सा वाला बचता है? वहां पे टेंशन फोर्स वाला बचता है। समझ गया बेटा? पलक। यस सर। ओके, और कोई डाउट? सर बेटा। हाँ सर स्ट्रिंग से जो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ रहेगा वो हमेशा स्टेशनरी रहेगा या फिर दूसरा भी केस होगा जिसमें मूव करेगा? मूव करना भी हो सकता है भाई। देख अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को बांध लिया है, ठीक है, तो वो तो मूव भी कर सकता है ना। अरे रस्सी से पकड़ के खींच लो ना यार, जरूरी थोड़ी कि स्टेशनरी रहेगा। अच्छा, है ना, जरूरी थोड़ी कि स्टेशनरी रहेगा। भाई रस्सी से पकड़ के आप किसी चीज को खींच रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखते टॉय वाली गाड़ियां जो रहती, रस्सी से बांध देते फिर चलते खींचते खींचते, कुछ भी हो सकता है ऐसा। समझ गए? तो रस्सी से बांधने का मतलब ये नहीं रहता कि रेस्ट पे रखना है, मूव भी करा सकते हो। अभी जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, उसको टोचन करके कोई दूसरी वाली गाड़ी लेके जाती है, क्या करते हो? रस्सी बांध देते ना बीच में, तो मूव कराने लगा वहां पे। तो ये रस्सी क्या करती, स्ट्रिंग क्या करती, बताओ जरा। अभी इंपॉर्टेंट बात यही आ गई अपनी, स्ट्रिंग क्या करती है? स्ट्रिंग क्या करती है? हाँ? कुछ तो काम कर रही ना स्ट्रिंग। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग के बारे में? क्या काम है स्ट्रिंग का? रस्सी का क्या काम होता है बताओ जरा। रस्सी का क्या काम? बोले कपड़े टांगने के लिए काम में आती है, और बांधने के लिए। बांधने के लिए काम में आती है। और बांधने का मतलब क्या हो गया? देखो बांधना ही उस रस्सी का जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ रही, बांधने के काम में आती है। बांधने का काम का मतलब ये हो गया कि दो ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहे हैं ना अपन, तो एक का फोर्स दूसरे में ट्रांसफर करा रही है। जैसे यहाँ पे हमको अगर ये बॉक्स को हवा में लटकाना है, तो ग्रेविटी तो भाई साहब, अगर रस्सी कटेगी तो नीचे गिर ही जाएगा ना। तो क्या करोगे? रस्सी से बांध दिए तुमने बॉक्स को, तो रस्सी ने क्या किया, यहां पर के फोर्स को छत तक भेज दिया। या तो छत पे चिपका देते ले जाके, लेकिन हमको छत पे नहीं चिपकाना, तो रस्सी ने क्या किया, यहाँ का जो फोर्स है उसको ट्रांसफर कर दिया यहां तक, यहां से यहां तक फोर्स को ट्रांसफर कर दिया। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस समझ गए सर। हाँ सर। रस्सी का क्या काम है? दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना और एक ऑब्जेक्ट के फोर्स को दूसरे ऑब्जेक्ट तक लेके जाना, ऐसा ये समझ लो ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना, ये रस्सी का काम होता है। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कैसे करो भाई? फेविकॉल से चिपका दो, जरूर थोड़ी रस्सी बांधने पर। लेकिन हर जगह पे फेविकॉल भी काम में नहीं आएगा, है ना। हर जगह आप स्क्रू थोड़ी लगाओगे, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती। तो रस्सी में भी जो देख, जो काम फेविकॉल करता है मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, वही काम रस्सी भी करती मॉलिक्यूलर लेवल पे, लेकिन थोड़ा अलग तरह से, है ना। इसलिए ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो टेंशन फोर्स होता है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो रस्सी का काम क्या है? दो ऑब्जेक्ट को के बीच में फोर्स के एक्सचेंज करने का काम करती है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स को एक्सचेंज करने का काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सचेंज करने का काम कर रही है। समझ गया बेटा? हेलो, जैसे यहाँ पे छत और ये बॉक्स के बीच में फोर्स का एक्सचेंज करा रही, टेंशन फोर्स यहाँ से था यहाँ तक, छत तक पहुंच गया रस्सी के कारण ऐसे।
कांटेक्ट पे कर देगा। अच्छा जैसे मैग्नेट रखते तो मैग्नेट में कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, दूर से ही लग जाता है। लेकिन अपन बोलते हैं हाँ ये बॉक्स यहाँ पे हवा में लटका रहे, फिर दूसरे तरीके सोचते। हमने क्या किया, रस्सी लिया, छत से बांध दिया, लटक गया हवा पे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अगर मान लो तुम्हारी, अगर मान लो तुम गाड़ी से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, कभी बस खराब हो गई तो क्या करते हैं बस वाले, दूसरी बस बुलवाते, फिर रस्सी बांधते, बोले चल खींच। यही होता है ना रस्सी बांधने के बाद में। यस सर। हाँ सर। तो क्या कर दिया उसने, एक बॉडी के फोर्स को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, कनेक्ट कर दिया दो बॉडी को। तो रस्सी का काम होता है दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देना, और जिससे जरूरत अगर पड़ती है तो फिर फोर्स का एक्सचेंज कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हेलो, बोलो तो। और कोई डाउट है मन में, किसी भी टाइप का डाउट है? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर स्ट्रिंग के एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे साइड से 20 न्यूटन का, तो स्ट्रिंग पे कितना लगेगा? हाँ, एक साइड से 10 न्यूटन और एक साइड से 20 न्यूटन, तो कितना लगेगा? एक्चुअल में इसमें फिर हमको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि कितना आ रहा है, फिर सीधे नहीं पता चलेगा। क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हो गया ना दोनों तरफ से, तो वो स्ट्रिंग मूव करेगी, फिर रुकी नहीं रहेगी। अगर स्ट्रिंग पे दोनों तरफ अलग अलग अमाउंट के फोर्स आ रहे हैं तो स्ट्रिंग मूव करेगी। समझ गए? हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे ये रस्सी है, मान लो मैंने ये रस्सी को यहाँ से बांध के रखा है, ये व्हाइट बोर्ड से, है ना, ये व्हाइट बोर्ड से बंधी हुई है रस्सी, और मैं अगर खींच रहा हूँ तो मैं जितने फोर्स से खींचूंगा व्हाइट बोर्ड पे भी उतना ही फोर्स आएगा। लेकिन कोई अगर जैसे जो टग ऑफ बार होता है, टग ऑफ बार मतलब समझ गए? टग ऑफ बार, यस सर। यस सर। यस सर। यार दो टीम बना देते, बोल तुम उधर से खींचो हम इधर से खींचते, दैट इज द टग ऑफ बार। एंड व्हिच टीम विल विन? कौन सी टीम जीतती बताओ? जो रस्सी को अपने तरफ खींच लेती है। जो जो रस्सी को ज्यादा अपनी फोर्स तरफ लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ खली को खड़ा कर दिया और एक तरफ तुम में से भावेश को खड़ा कर दिया, और एक तरफ खली खींच रहा है और एक तरफ से भावेश खींच रहा है, लेकिन खली को बिल्कुल ऑयली वाली जगह पे खड़ा कर दिया और भावेश बिल्कुल बिल्कुल रफ सरफेस पे, कौन जीतेगा? भावेश। क्या ताकत का काम है इसमें क्या? नो। नहीं। वो बार वो टीम जीतती है बेटा जो अपने पैरों पे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है। समझ गए? अगर फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट नहीं होगी ना तो वो जीतेगा ही नहीं। खाली वो हाथी को भी खींच लेगा भावेश, पता है ना? अगर फ्रिक्शनलेस बिल्कुल ऑयली सरफेस है, बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल फ्रिक्शन ना के बराबर है, तो भावेश को बोल दो तो हाथी को खींच, तो हाथी को भी खींच लेगा भावेश। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें तो ये चैप्टर है भाई, ये सब कहानी आने वाली है इसमें। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट इसमें अभी? यहाँ तक टेंशन फोर्स का मामला सुलझ गया पूरा? आगे बढ़ सकते हैं अपन? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अभी now this is page number 2। देखो पेज नंबर 2 पे अब आएंगे बेटा अपन नेक्स्ट फोर्स लेते हैं हम लोग। अब स्प्रिंग फोर्स को समझ लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग को भी हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे? आइडियल स्प्रिंग मान के चलते हैं। आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग क्या होती है? आइडियल स्प्रिंग का मतलब मासलेस होती है आइडियल स्प्रिंग, है ना? आइडियल स्प्रिंग मासलेस, और जब उसमें फोर्स रिमूव करते तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाती है। ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग दिख रही है आप लोगों को, ये देखो दिख रही है स्प्रिंग? यस सर। यस सर। अच्छा कुछ तो मास होगा ना इसका, कुछ तो मास होगा इसका, है ना? बट आइडियल स्प्रिंग का मतलब है मासलेस। तो स्प्रिंग को जैसे मैं दोनों हाथ से खींच रहा हूँ तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाती कि नहीं लगाती? लगाते सर। और जैसे ही अपन यहाँ से फोर्स हटाएंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, है ना? जैसे ये देखो एक्सटेंड हुई, फिर छोड़ दी, वापस आ गई, फिर खींचे, फिर वापस आ गई है ना?
हाँ, अगर बहुत ज्यादा खींच दोगे तो हो सकता है स्ट्रेट ही हो जाए, लेकिन एक लिमिट तक अगर फोर्स लगाते तो वापस स्प्रिंग क्या होती है, अपने शेप को रिगेन कर लेती है। तो ये बताओ मुझे अब, स्प्रिंग फोर्स भी किस टाइप का फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स भी किस टाइप का फोर्स है? टेंशन फोर्स। हाँ, एक प्रकार का टेंशन। और टेंशन फोर्स कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन टेंशन फोर्स में ना, एक स्प्रिंग में भी टेंशन फोर्स आते हैं, लेकिन स्ट्रिंग और स्प्रिंग में हमने थोड़ा फर्क कर दिए। क्या फर्क कर दिए? स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होती है, लेकिन ये एक्सटेंड होती है, और जितना एक्सटेंड होती है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स क्रिएट करती है। समझ गए? जितना ये एक्सटेंड होती बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स क्रिएट करती है। समझ गए? हेलो? यस सर। नहीं, तो जितना ये एक्सटेंड होगी उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है? स्ट्रिंग और स्प्रिंग और स्ट्रिंग एक्सटेंड से कोई लेना देना नहीं। टाइट हुई स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स क्रिएट हो गया, उसमें लेंथ में चेंज नहीं होता, इसमें लेंथ में चेंज होता है। जितनी एक्सटेंशन करोगे उतना फोर्स आएगा। ज्यादा खींचूंगा ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, कम खींचूंगा कम एक्सटेंशन होगा, कम फोर्स आएगा। ठीक है? तो दोनों का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो स्प्रिंग फोर्स आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, टेंशन फोर्स वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, फ्रिक्शन वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नॉर्मल रिएक्शन वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ग्रेविटेशन का बस एक ही एग्जांपल है, वेट, है ना। और बाकी हम लोग मैकेनिक्स में जो भी फोर्स पढ़ रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग इस फोर्स को डिनोट करेंगे Fs से, वेक्टर। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये भी कौन सा नेचर होता है बेटा? इट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब अच्छा, स्प्रिंग को कंप्रेस करें अपन या एक्सटेंड करें? ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें? मैं यहाँ पे ना डायग्राम बना दे रहा हूँ सर। ये मान लो स्प्रिंग लिए बेटा अपन ने ऐसी, ठीक है, किसी ने खींचा, इसको पुल किया है यहाँ से, यहाँ पे क्या किया किसी ने, इसको पुल किया है ना, किसी ने पुल किया इसको, स्प्रिंग को, ठीक है, पुल, है ना, किसी ने पुल किया दी स्प्रिंग को। और यहाँ पे क्या किया गया? स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया। तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या हुई है? यहाँ पे स्प्रिंग में हुआ है एक्सपांशन, एक्सपांड हुई है स्प्रिंग, और यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गई है? कंप्रेस। और ये स्प्रिंग की ना नेचुरल लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ। तो जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है तब कोई फोर्स आता है क्या स्प्रिंग पे? नेचुरल लेंथ मतलब ये है जैसे नेचुरल लेंथ है। तो जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है बेटा तब कोई फोर्स रहता है क्या नेचुरल लेंथ पे? नहीं। अगर हम लोग इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या कर रही है? यहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगी? अगर हम इधर खींच रहे हैं, कितना एक्सटेंशन कर दी हमने, यहां से लेकर इतना एक्सटेंशन कर दी, ये नेचुरल लेंथ है इसकी स्प्रिंग की, इतनी, दिस इज द नेचुरल लेंथ। समझ गए? ये नेचुरल लेंथ है बेटा। तो यहां से अगर इतना ये एक्सटेंड किए हमने x, या फिर यहां से इतना हमने क्या किए x, ये x क्या हो गया? यहाँ पे एक्सपांशन हो गया, और ये x क्या हो गया? यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, बराबर है। तो मुझे बताओ स्प्रिंग में फोर्स किधर लगेगा? स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ये पुल किसने किया है? पुल बाय पर्सन, पर्सन और एनी अदर ऑब्जेक्ट, और एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने इसको खींचा है स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग में फोर्स किधर लगेगा? स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? वेरी गुड, अपोजिट लगेगा। ये एक्सपांशन इधर हुआ, किसी पर्सन ने उसको खींचा या किसी ऑब्जेक्ट ने उसको खींचा, तो स्प्रिंग में फोर्स किधर आएगा? कौन से डायरेक्शन में? ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, है ना, दिस इज द
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन पर्सन। ये स्प्रिंग उस पर्सन को इधर खींचेगी, पर्सन स्प्रिंग को इधर खींच रहा है और स्प्रिंग उस पर्सन को इधर खींचेगी, नहीं तुम उधर मत जा बोलेगी, है ना। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। तो ये किस पे है, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स ऑन पर्सन और ऑब्जेक्ट बाय स्प्रिंग, समझ गए, हाँ या ना। दिस इज पुल बाय पर्सन और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये जो पुल कर रहा है, ये पुल बाय पर्सन और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन स्प्रिंग। तो ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग पे लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स मैंने अपोजिट बनाया ये किस पे लगेगा, ये उस पर्सन पे लगेगा तो खींच रहा है ना। ऐसे यहाँ पे अगर बेटा हम लोग स्प्रिंग को अंदर धक्का देंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, हमको बाहर धक्का देगी, है ना, समझ गए। अरे बोलो जल्दी से। यस सर। बोलो जल्दी से। ये आ जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। दिस इज स्प्रिंग फोर्स ऑन पर्सन और ऑब्जेक्ट, पर्सन और ऑब्जेक्ट बाय स्प्रिंग। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ पे, बोलो जल्दी से। कोई डाउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे पे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, बता सकते हो क्या, माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, देख एक्सपांशन इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, कंप्रेशन इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन सोर्स डायरेक्शन, सोर्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के कारण आया है ना। और जब बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हो तो एक कांस्टेंट लगा देते हो, और ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो इसको। हो गया क्या, ये समझ गए आप लोग? नो सर। नहीं समझो सर लिखने का नहीं हुआ। अच्छा, बाकी समझ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर स्प्रिंग और कॉन्सेप्ट एक और बार समझाना। ठीक है बता रहा हूँ, पहले लिख तो ले पहले। ये वाला सर पोर्शन पहले क्या, हो गया सर। सर ऊपर का ये हाँ ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ मतलब जैसी आती स्प्रिंग वैसी है ना। ये जैसे अपनी स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे हमने खींचे नहीं है, तो जब तक हम लोग स्प्रिंग को खींचेंगे नहीं तब तक उसमें फोर्स आएगा क्या। जैसे मान लो मैंने बस ऐसे पकड़ा हूँ, है ना, ये इधर से कोई फोर्स लगेगा क्या मेरे हाथ पे अभी,
नहीं नहीं, अगर खींचता हूं, देख अभी खींच रहा हूं मैं, ये है ना, ऐसा खींच रहा हूं, समझ गए, ये ऐसा खींच रहा हूं, तब फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। यस हाँ, सर। तब फोर्स आएगा, खींचोगे तो फोर्स आएगा। अच्छा, दबाओगे तो, कंप्रेस करोगे तो, ये ऐसा कंप्रेस किए तो आएगा फोर्स, हाँ सर आएगा ना। सर। तब भी आएगा, है ना। अगर मैं इसको दबाऊंगा, कंप्रेस करूंगा तो मेरे हाथ को ये बाहर फेंकेगी, और अगर खींचूंगा तो हाथ को क्या करेगी, अंदर लाएगी, अंदर की तरफ खींचेगी, समझ गए। तो स्प्रिंग क्या होता है, अगर स्प्रिंग एक्सपांड होती है तो जो ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच होते हैं सर प्लीज उसको, साइड। हाँ देख, स्प्रिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कैसा लगाती है, जो ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच होते हैं ना। अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे, अगर मैं अपने हाथ से स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो मेरे हाथ को स्प्रिंग क्या करेगी, अंदर की तरफ खींचेगी। मैं स्प्रिंग को अगर दबा रहा हूं तो स्प्रिंग मेरे हाथ में किधर फोर्स लगाएगी, बाहर। बाहर। तो अभी समझ गए, ये जो डायरेक्शन बनाए हमने, ये जो डायरेक्शन बनाए स्प्रिंग पे, वो उसके साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर बनाए हैं, ठीक है। सर नीचे क्या बता दो। कौन सा, ये? हाँ ये तो फार्मूला हो गया कि भाई जो स्प्रिंग फोर्स होता है, और ये फार्मूला हुक्स लॉ भी बोलते हैं इसको बेसिकली, और ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी है, मतलब आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि आप जितना एक्सटेंड करोगे स्प्रिंग को उतना फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब जो फोर्स होता है वो ये एक्सटेंशन या ये कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। और माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के कारण, यहां से यहाँ पे ये डायरेक्शन है एक्सटेंशन का, और हमारे हाथ में स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, उसके अपोजिट लगा रही है ना, समझ गए। कंप्रेस कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स किधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, समझ गए अभी। हाँ सर। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दोगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, समझ गए बेटा। हाँ सर। हाँ ओके, देखो फटाफट लिखो जल्दी से। हो गया सर। हो गया लिख कर? वेट सर। हो गया क्या बेटा? सर वेट। सर। हो गया लिख कर? सर एक मिनट।
हो गया क्या? यस सर। देखो स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जाएंगे स्प्रिंग फोर्स का, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम लोग? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx। x क्या है बेटा यहाँ पे? Fs इज इक्वल टू कितना? kx। ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, और यहाँ पे k क्या है? इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, और x क्या है यहाँ पे? इट इज कंप्रेशन और एक्सपांशन है ना, ये कंप्रेशन और एक्सपांशन। तो मैग्नीट्यूड इतना लिखोगे फोर्स का, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना लिखोगे। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, फाइंड स्प्रिंग फोर्स एक्ट ऑन हैंड बाय फाइंड स्प्रिंग फोर्स एक्ट ऑन हैंड, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन मैंने ऐसी ड्रॉ कर दिया है, ये हैंड है, यहाँ पे हाथ से हम लोग स्प्रिंग को खींच रहे हैं ना, और स्प्रिंग में जो एक्सपांशन आ रहा है ये सपोज 10 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे k की यूनिट क्या आएगी? स्प्रिंग Fs अपॉन x, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट की। देख सकते हो कैसे है, k की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? Fs अपॉन x, तो Fs की यूनिट हो गई न्यूटन और x की यूनिट क्या हो गई? मीटर, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है, समझ गए? क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग को खींच रहे हैं बाहर की तरफ। स्प्रिंग कांस्टेंट ये गिवन है कि इस स्प्रिंग का कांस्टेंट इतना है। देखो या तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखो ये दो स्प्रिंग है मेरे पास में, दिख रही दो स्प्रिंग, एंड ये दोनों स्प्रिंग वैसे सेम मटेरियल की है ना, लेकिन फिर भी दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। फिर भी बेटा दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होगा? अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना। लेंथ अलग अलग है, और अगर इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लूप है, या छोटी कर दो ऐसे तो भी स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाता है। अगर इसको काट दोगे तो भी स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाता है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग। ये मान लो अभी स्टील का वायर है ये, है ना, उसकी है। मान लो आप यहाँ पे कॉपर वायर लगा दो तो अलग हो जाएगी, कुछ और मटेरियल का वायर लगा दो तो कुछ और हो जाएगी, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, या नेचर ऑफ स्प्रिंग, सीधा सीधा बोलते हैं अपन, समझ गए। तो अभी देखो यहाँ पे हाथ में जो स्प्रिंग है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? ये वाले डायरेक्शन में फोर्स आएगा। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। ये किस पे लग रहा? ऑन हैंड। किसने लगाया? बाय स्प्रिंग। समझ गए कि नहीं? ये हाथ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर अंदर की तरफ, क्योंकि हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? इधर खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो जो पर्सन है वो स्प्रिंग को बाहर पुल कर रहा है। दिस इज पुल बाय पर्सन, है ना, ऑन स्प्रिंग। क्लियर हो गया अभी? तो चलो भाई बताओ जरा वैल्यू कितनी आएगी, कि कितना फोर्स उसके हाथ पे लगा रही है स्प्रिंग। कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे? सो देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया kx, और ये वैल्यू हो गई 200 न्यूटन पर मीटर, और x की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर।
लेकिन ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो बराबर मैच नहीं कर रही चीजें। क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्शन। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो 10/100, अभी देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना बच रहा बेटा? 20 20 न्यूटन। न्यूटन। मीटर कैंसिल हो गया। मतलब अगर हमने हाथ से पकड़ के इस स्प्रिंग को इधर खींचा, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इतना है और स्प्रिंग इतनी खींच के आई, तो हमारे हाथ में स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट इस पे अभी? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। डन सर। ओके, वेरी गुड। सर डन सर। सर 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 आपका वीडियो पॉज है। Sir, are you there? सर सर क्लास में नहीं है।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। अरे पावर कट हो गया है ना, ये मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है तो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब ही हो जाएगी यार, ये क्योंकि वाईफाई बंद हो गया ना लाइट बोल होने से। फिर से वीडियो पॉज हो गई। ठीक है, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल की क्लास थोड़ी ज्यादा खींच लेंगे अपन, है ना, समझ गए? कल की क्लास थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। हेलो, अरे ये मैंने मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया, वाईफाई बंद हो गया ना बेटा लाइट बोल होने के कारण। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ तो आगे का हम कल थोड़ा एक्स्ट्रा खींच लेंगे क्लास को, ठीक है? अभी क्या शाम को तो करते नहीं, अगर शाम को कर लेते तो शाम को पढ़ा देता हूँ, ठीक है? कल ओके थोड़ा सर। ज्यादा देर तक पढ़ लेंगे। सर ये पेज का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो ना। कोई भी ले लो, अभी किसी को देखना होगा शेयर कर लेना ये पेज का, कोई भी ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। ओके सर, मैं शेयर कर दूंगा। सर वो वीडियो पॉज है आपका। अरे तो वो पॉज इसलिए है क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हो गई है, मोबाइल से कनेक्ट किया मैंने बताने के लिए, लाइट बोल हो गई है ना, तो वो जो वाईफाई होता है बंद हो गया वाईफाई। सर आपको आज जो इंदिरा शो है ना? हाँ ठीक है। सर आप इसके आगे का इवनिंग को पढ़ाओगे या कल पढ़ाओगे? नहीं, ये वाला जो तुम्हें सुबह तक पढ़े उतना इवनिंग को पढ़ा दूंगा मैं, और कल ही पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं करते ना फिर इवनिंग में, है ना? अगर देखो अभी क्या है ना, ये पावर कट की समस्या बढ़ सकती है ना, जैसे पेपर हम देख रहे होगे तुम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमको क्लास को रिशेड्यूलिंग बीच बीच में करनी पड़ सकती है, कुछ और अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है? हेलो, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है? सर आज आप कितने बजे समझ आओगे? गए? मैं आऊंगा बेटा 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंचूंगा उधर पे, जिनको डाउट होगा जाना डाउट पूछने इंदौर पे, है ना? ठीक है। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हो कि नहीं? जो बोला मैंने होमवर्क एनसीईआरटी पूरा रीड करो, ये चैप्टर लॉ ऑफ मोशन पूरा रीड करो, लॉ ऑफ मोशन करो, ग्रामर से भी रीड करो पूरा, है ना? समझ गए? रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग करो बेटा आप लोग, ठीक है? सभी यस सर। ओके ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को तो फिर, है ना? बाय सर। बाय सर। ओके बेटा।